नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब उस मुहाने पर है जहां से महाविनाश की आहट साफ सुनाई दे रही है। तेहरान की रिहायशी इमारतों पर अमेरिकी हमलों ने तबाही मचा दी है, तो दूसरी तरफ हाइफा में ईरानी मिसाइलों ने मौत का तांडव मचा दिया है। इस खूनी खेल के बीच 100 अमेरिकी कमांडो ने ईरानी पहाड़ों में घुसकर अपना पायलट बचा लिया। उधर ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दी, तो तेहरान ने भी साफ कर दिया कि अब पलटवार विनाशकारी होगा। ट्रंप अमेरिका में भी बुरे घिरे हैं। इन सब के बीच भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं, क्योंकि ईरान से तेल तो आ रहा है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। आज के बुलेटिन में देखते हैं ये सारी खबरें, जिनसे समझ आएगा आखिर इस बारूद के ढेर पर खड़ी दुनिया का क्या होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। तेहरान में अमेरिका इजराइल का भीषण हमला, 13 लोगों की मौत, मची भारी तबाही। इजराइल के हाइफा में ईरान का भीषण हमला, मलबे से निकले 2 शव, जंग बढ़ी। इराक में अमेरिकी दूतावास, राजनयिकों पर हमला, ईरान समर्थित लड़ाकों के बड़े हमले। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, नागरिक ठिकानों को छुआ तो मचेगा हाहाकार। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब, हॉर्मुज खोलने के लिए हर जाने की शर्त रखी। अब शुरुआत करते हैं तेहरान में अमेरिका इजराइल के भीषण हमले से। तेहरान के पास रिहायशी इमारतों पर हुए हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने भारी तबाही मचाई। सोमवार की सुबह तड़के जब लोग सो रहे थे, तभी तेहरान के दक्षिण पश्चिम में बसे घनी आबादी वाले बहरेस्तान काउंटी में 2 रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें गिरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इतने जोरदार थे कि पल भर में हंसते खेलते घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ईरानी रेड क्रिसेंट की टीमें टॉर्च की रोशनी में मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों को ढूंढती नजर आई। मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए रेस्क्यू टीमें अपना जान जोखिम में डालकर लगातार खुदाई कर रही हैं। गवर्नर ने पुष्टि की है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि तबाही का मंजर बहुत भयानक है। हाइफा में ईरान के मिसाइल हमले के बाद मलबे से 2 शव बरामद किए गए हैं। रविवार को जब एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरी, तो पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें घंटों से मशक्कत कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। होम फ्रंट कमांड के मुताबिक अभी भी 2 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में फंसे होने की आशंका है और उनकी तलाश में अभियान जारी है। इस भीषण हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि तबाही का मंजर बहुत ही डरावना है। इराक में अमेरिकी दूतावास और राजनयिकों पर 2 बार बड़े हमले हुए हैं। ये बड़े हमले ईरान समर्थित लड़ाकों ने किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें कायराना आतंकी हमला करार दिया और इराक सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी। अमेरिका का कहना है कि इराक को अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसे हमलों के लिए होने से तुरंत रोकना चाहिए और अपने वादे निभाने चाहिए। प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि अगर इराक सरकार अपने फर्ज में नाकाम रही, तो अमेरिका अपने लोगों और ठिकानों को रक्षा करने के लिए खुद एक्शन लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ तो वो विनाशकारी पलटवार करेंगे। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की बात कही थी। ईरान के सैन्य कमांड ने साफ कर दिया है कि अगर उनके आम लोगों या बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, तो जंग का अगला चरण बेहद खौफनाक होगा। सरकारी मीडिया के जरिए जारी संदेश में कहा गया कि उनके जवाबी हमले इतने बड़े और व्यापक होंगे कि दुश्मन संभाल नहीं पाएगा। असल में ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता न खोलने पर इराक को नरक बना देने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब तेहरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से मिल रही इन धमकियों ने पूरी दुनिया को एक बेहद बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की नरक बना देने वाली धमकी का कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तभी खुलेगा जब जंग में हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मेहदी तबातबाई ने कहा है कि ट्रंप की गालियों भरी भाषा उनकी हताशा और गुस्से को दिखाती है। ईरान का मानना है कि ट्रंप का अल्टीमेटम केवल दबाव बनाने की एक कोशिश है और वो बिना हर्जाना लिए पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि इस भारी तनाव के बीच पर्दे के पीछे से सुलह की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि ओमान पिछले 2 हफ्तों से ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।
ओमान के सूत्रों का कहना है कि वो एक ऐसा सेफ पैसेज प्रोटोकॉल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। असल में ये बातचीत ही अब आखिरी उम्मीद बची है, इस भीषण युद्ध की और बड़े विनाश की तरफ जाने से रोक सकती है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, बुलेटिन में आगे देखिए। हॉर्मुज में ईरान का पहरा, सिर्फ 15 जहाजों को मिली मंजूरी। ईरान में अमेरिकी पायलट का आधी रात में खौफनाक रेस्क्यू। सैटेलाइट से खुला राज, पायलट बचाने के लिए भारी बमबारी। ट्रंप का कबूलनामा, ईरान में विद्रोह के लिए भेजी बंदूकें। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी है। पिछले 24 घंटों में केवल 15 जहाजों को ही वहां से गुजरने की इजाजत मिली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन जहाजों को रास्ता तभी दिया गया जब उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बाकायदा मंजूरी ली। हालांकि यह संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार अब 90% तक गिर चुका है। असल में फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले शुरू किए, तब से ही इस पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी कमांडो ने ईरान के पहाड़ों में घुसकर अपने लापता पायलट को बचा लिया है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के करीब 100 सैनिकों ने आधी रात में ईरान के भीतर घुसकर इस मिशन को अंजाम दिया। तेहरान के दक्षिण में स्थित उबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये अमेरिकी कमांडो ईरान की नजरों से बचकर आगे बढ़े। अपने साथी पायलट तक पहुंचने के लिए इन जवानों ने करीब 7000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई की। वहां एक संकरी गुफा में छुपा हुआ अमेरिकी पायलट सुरक्षित मिल गया, जिसका पैर विमान से कूदते समय मोच खा गया था। वो पायलट अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी की दरारों में छिपकर सर्वाइवल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मदद पहुंचने पर भी जवानों ने तुरंत उसे हाथ नहीं लगाया, बल्कि पहले उसकी पहचान की पूरी जांच की। अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान ने उनके सैनिकों को फंसाने के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है। जब पूरी तसल्ली हो गई कि वो उनका ही साथी है, तब जाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान में अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू के दौरान हुई भारी तबाही को जाकर किया। एयरबस की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस इलाके से दूसरे अमेरिकी पायलट को बचाया गया, वहां की सड़कों पर दर्जनों गहरे गड्ढे हो गए हैं। जांच में पता चला कि इस्फहान के एक दूर दराज हवाई पट्टी के पास कम से कम 28 बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जो करीब 9 मीटर चौड़े हैं। ये गड्ढे किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं, क्योंकि इन्हें सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल सटीक निशाने पर बनाया गया। असल में अमेरिकी सेना ने अपने ही उन विमानों को तबाह कर दिया जो रेस्क्यू के दौरान खराब हो गए थे, ताकि उनकी तकनीक दुश्मन के हाथ ना लगे। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि पायलट को निकालने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की थी, ताकि ईरानी सेना उनका पीछा ना कर सके। सड़कों को इस तरह काटा गया कि वहां से किसी भी गाड़ी का गुजरना नामुमकिन हो गया। अब ये तस्वीरें दुनिया के सामने उस रात के भीषण टकराव और अमेरिकी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्लानिंग की गवाही दे रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को हथियार बांटे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के भीतर भारी तादाद में बंदूकें भेजी। ट्रंप का मानना है कि इन हथियारों का मकसद ईरानी जनता को सड़कों पर उतारना और वहां की सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन खड़ा करना था। हालांकि उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि शायद कुर्द लड़ाकों ने वो हथियार खुद अपने पास रख लिए और प्रदर्शनकारियों तक पूरी खेप नहीं पहुंची। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ट्रंप का 1.5 ट्रिलियन बजट, डेमोक्रेट्स ने फेरा पानी। ईरान से भारत आ रहा तेल, अमेरिकी पाबंदियों का खतरा। जयशंकर और अराक्ची की बड़ी बातचीत, हालात पर चर्चा। हेमंता की पत्नी पर कांग्रेस का आरोप, 3 देशों के पासपोर्ट। ट्रंप के $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का अमेरिकी सांसदों ने कड़ा विरोध किया है। ट्रंप सरकार ने युद्ध के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट की मांग की, लेकिन अपनी ही संसद में इस पर घमासान शुरू हो गया। व्हाइट हाउस ने साल 2027 के लिए करीब $1.5 ट्रिलियन के बजट की मांग रखी, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज करने की धमकी दे रहे हैं, उससे देखकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद काफी डरे हुए हैं। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने दो टूक कहा है कि सेना के पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा पैसा है और अब जनता की कमाई को इस तरह लुटाना ठीक नहीं है। वहीं सीनेटर टिम केन का कहना है कि वो इस भारी भरकम बढ़ोतरी का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मौजूदा नेतृत्व की काबिलियत पर ही भरोसा नहीं है। सांसद एडम स्मिथ ने तो यहां तक कह दिया कि इस जंग को जारी रखना एक बड़ी गलती है और इसके लिए
कर्ज लेने के बजाय टैक्स बढ़ाकर पैसा जुटाना चाहिए। विपक्षी नेताओं को डर है कि इस बजट को मंजूरी देने का मतलब होगा ईरान के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध पर अपनी मोहर लगा देना। भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। सरकार ने शनिवार को खुद ये बात कबूल की कि उसने ईरान से तेल और एलएनजी की खेप मंगाई है, जो चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत हैं। हालांकि इस व्यापार के सामने अमेरिकी पाबंदियों की डेडलाइन एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, क्योंकि रूसी तेल पर भारत को मिली छूट अब खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, ईरान के तेल पर मिली छूट भी 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी और चाबहार पोर्ट के लिए मिला समय भी 26 अप्रैल तक ही है। विदेश मंत्रालय का कहना है वो इस पूरे मामले पर अमेरिका और अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इन पाबंदियों से रास्ता निकाला जा सके। भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग को देखते हुए वॉशिंगटन इन छूटों को आगे बढ़ाने पर विचार जरूर करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और अरब देशों के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की, जिसमें पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात और दोनों देशों के रिश्तों पर गहराई से चर्चा हुई। रविवार को हुई इस बातचीत की जानकारी खुद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि उन्हें अराक्ची का फोन आया था और दोनों के बीच वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तार से बात हुई। जयशंकर ने इससे पहले कतर के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री से भी फोन पर बात की थी। इन सभी नेताओं के बीच मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि जारी संघर्ष का ग्लोबल एनर्जी यानी तेल और गैस की सप्लाई पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। भारत के लिए यह बातचीत इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हाल ही में उसने 7 साल बाद फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू किया है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बड़ा दांव चला। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को असली ताकत देने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के हक पर फैसला होगा। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि माताओं और बहनों का ये हक पिछले 40 सालों से अटका हुआ था, जिसे अब उनकी सरकार कानून बनाकर पूरा कर रही है। कांग्रेस ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी के पास संयुक्त अरब अमीरात और एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि जो मुख्यमंत्री अपनी पूरी राजनीति मुस्लिमों के विरोध पर करते हैं, उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम की पत्नी की अमेरिका और यूएई में ऐसी संपत्तियां हैं जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने उन्हें पूरी तरह झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया। सीएम ने साफ कर दिया कि वो और उनकी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का केस दर्ज करेंगे। सुबह 11 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.